नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य नवनीता और मैं गोविंद कुमार। आज दूसरे चरण का चुनाव पूरे देश में लोकसभा को लेकर हो रही है, लोकसभा चुनाव में, और उसी के तहत आज पीएम मोदी जो है वह बिहार के मुंगेर लोकसभा के दौरे पर हैं। आज जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वह सभी मुंगेर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इसी बीच आज हमारे साथ सीपीआई के पटना जिला के कार्य समिति के सदस्य हैं नरेंद्र प्रसाद सिंह। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आज जो देश का जो माहौल है और विभिन्न बातों पर हम इससे चर्चा रखेंगे। नित्य नवनीता में आपका स्वागत है। ठीक, तो आज दूसरे चरण का चुनाव भी हो रहा है और यहाँ पीएम मोदी का दौरा बिहार के मुंगेर लोकसभा में है, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल इससे रहेगा? मैं समझता हूँ कि देश का चुनाव जो है 7 चरणों में हो रहा है। निश्चित रूप से ऐसे समय में कहीं चुनाव होगा और कहीं प्रचार कार्य चलेगा। मोदी जी का प्रचार चुनाव कार्यक्रम कहीं हो, चुनाव कहीं पड़ रहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उससे जो है चुनाव के ऊपर कोई असर पड़ेगा। इसकी कोई संभावना मुझे नहीं लगती। और विभिन्न तरह की बातें की जाती है। जिस दिन 23 तारीख को नामांकन था कुमार यानी जी का, जो राजद से प्रत्याशी है, तो जो मुंगेर लोकसभा में चुनाव होगा तो क्या लग रहा है, जातिगत भी लोग बचेंगे क्या इस चुनाव? अब जातिगत की बात जहां तक है तो लोग कितना बटेंगे क्या होगा इसके बारे में तो कह सकना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई तो वैचारिक है, सैद्धांतिक है। ऐसा इसलिए एक तरफ हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की लैंगिक तानाशाही है, इसमें लोकतंत्र को दफना दिया गया है, संविधान को ताक पर रख दिया गया है, और खास करके उनकी जो एजेंसी है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सबों के द्वारा जो है सिर्फ विरोधियों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी तरफ है लोकतंत्र बचाने की बात, संविधान को बचाने की बात, देश की गरिमा को बचाने की बात, और दूसरी तरफ है देश को तोड़ने की बात, देश की जो एकता और अखंडता। मैं एकता और अखंडता की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारा देश 1 से 90 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ, और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के हजारों सुरमाओं ने अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया। लोगों के कुर्बानी, बलिदान, त्याग, तपस्या का ही फल है कि हमारे देश को आजादी मिली। आज मोदी जी जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस विचारधारा के मानने वाले ये लोग हैं, इनके पूर्वज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, इन संस्थाओं का कभी कोई योगदान नहीं है। आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं, इनका कोई देन नहीं है। और ये उसको खत्म करना चाहते हैं, और हमारे देश में जो प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, मिल्लत की जो बात थी उसको समाप्त करके नफरत फैलाना चाहते हैं। देश की जनता को ये बांटना चाहते हैं। जैसे अगर बात की जाए एजेंसी की, एजेंसी सीबीआई, ईडी कोई, तो यह देश में पहले से ही कार्यरत है, बिल्कुल इनके सरकार आने से पहले से। तो क्या लग रहा है, मतलब पहले उनका नहीं रहा और इधर आकर ये सारी एजेंसियां बीजेपी के ओर आकर्षित होगी, क्या है? एक तो पहले भी सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहा जाता था। जो जानकार लोग हैं, राजनीतिक विज्ञान की जानकारी रखने वाले, उनसे पूछो कि पहले किस तरह मुकदमा होता था, उस पर केस होता था। पहले बहुत कम, इक्के दुक्के उस तरह की घटना, लेकिन उसमें कितनी वृद्धि आ गई हो गई है। पहले जो लोगों का नाम होता था, पहले में और आज में बहुत अंतर आ गया। पहले अगर सत्ता पक्ष के लोग गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर ही मामला चलता था, जो विरोधी पक्ष में है उनके तरफ भी चलता था। और अभी क्या हो रहा है, एक तरफा जो विरोधी हैं उनको परेशान किया जा रहा है,
95% से ज्यादा जो है लोग जी जो विपक्षी दलों के नेता है उनके ऊपर ये मामला चल रहा है, सत्ता पक्ष के ऊपर नहीं। बल्कि सच तो यह है कि जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था पहले से, जब वे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिए तब मामला को दबा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लगता ऐसा है वो वाशिंग मशीन हो गया, वहां जाने के बाद सारे पाप उनके धुल गए जो है। तो वाशिंग जिस अजीत पवार को महाराष्ट्र में मोदी जी स्वयं जो 70,000 करोड़ के घोटाला करने वाला बताते थे जो है, और वही चला गया तो उनका उप मुख्यमंत्री हो गया जो है, वही उनका वित्त मंत्री हो गया जो है। सारे के सारे मामला रफा दफा हो गए। जितने भी नेता थे अधिकांश लोगों के ऊपर केस चल रहा था, जाकर देखिए। जैसे कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी भी एक बयान में कह रहे थे जो बीजेपी में जाते हैं वो वाशिंग मशीन में घुल जाते हैं। तो एक नेता का यह भी बयान सामने आया कि लालू प्रसाद यादव को खुद हम 10 वाशिंग मशीन भिजवा देते हैं और भी दूर की जाए। नहीं देगा, ऐसे भी स्वाभिमानी लोग हैं जो नहीं दिखते हैं। क्या सबों ने तो सौदा कर लिया था देश की आजादी की लड़ाई के दरमियान? नहीं किए थे। लोग अपनी कुर्बानी दिए, शहादत दिए, बलिदान दिए, लेकिन वे स्वीकार नहीं किए। खास करके हम पढ़ते हैं उस नौजवान को, खुदीराम बोस का नाम सुने हो? जी हाँ, तो खुदीराम बोस हाई स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, और जब उसके ऊपर यह मामला आया, ये मुजफ्फरपुर गोलीकांड की घटना याद करो कि बंगाल में जब अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म होता था, अत्याचार होता था, भोले भाले जो किसान थे उनको सजा दी जाती थी, जेल की चहारदीवारी में बंद किया जाता था। तो ये जज जो है उनको उनकी सजा देते थे जो निर्दोष और बेगुनाह किसान थे। ऐसी स्थिति में जो क्रांतिकारी लोग थे, जिसमें कहा जा सकता है खुदीराम बोस, पप्पू चाकी जैसे लोग, नौजवान, मीटिंग में कैसे जज को खत्म कर देना चाहिए, संकल्प लिया। लेकिन तब तक क्या हुआ, जज का ट्रांसफर हो गया। कहा गया पटना, मुजफ्फरपुर, है ना। वे नौजवान अपने संकल्प, अपने प्रतिज्ञा का बदला लेने के लिए जो है वह मुजफ्फरपुर आ गया जो है। जिस तरह से वह जज निकलता था बग्घी पर इंतजार कर रहा था, निकला, चलाया उसके ऊपर बम, लगा, गिर गए, भाग चला हुआ। यह बात अलग है, उस सही मायने में जज नहीं था, एक भारतीय डॉक्टर था। एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी, भागा जा रहा था। आप जानते हैं कि आपका मुकामा जो है, शहीद द्वार जो आप देख रहे हैं, यह प्रफुल्ल जाति का वहीं पर शहीद हुए। जब घेर लिया सैनिकों चारों तरफ से उनको, जब उनको बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए वो ऊपर से अपने ऊपर चला करके जो है जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। और खुदीराम बोस पकड़ लिए गए, वो गोरा होनहार लड़का जो है तैयार गई। जज को लगा अगर ये लड़का अभी भी गलती स्वीकार कर ले तो इसको छोड़ा जा सकता है। पूछा, ठहाका मार के हंस दिया खुदीराम बोस। कहा, जज साहब क्या होगा, आज न कल तो हम मरेंगे ही। अभी हम बच जाएंगे, कल हम मरेंगे ना, जब तो हमारे लाश पर थूकेंगे जो है। देखिए, ऐसे हम शहीद होते हैं, हमारे ऊपर सही चिल्ला के फूल पे मन चढ़ाएंगे जो है। तो उसको फांसी दी गई खुदीराम बोस को। और सच्चाई है कि करीब 2 लाख से ज्यादा की भीड़ मुजफ्फरपुर में समय से पहले दे दिया गया, इस डर से कि कहीं बलवा न हो जाए, कहीं विद्रोह न हो जाए। वहां जो है 2 लाख से ज्यादा लोग जहां पर जलाया गया था, उसके राख को जो है अपने लहार पर लगा करके जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने फांसी को स्वीकार कर लिया। जो
हमारे लिए जो है ये अधीनता स्वीकार नहीं, इसमें सब लोग बिकने वाले नहीं होते हैं, और जो बिकने वाले बिक गए। तो जैसे तेजस्वी यादव जी का 17 साल बनाम 17 महीना का जो नारा है, तो क्या यह फैक्टर रहेगा इस बार लोकसभा? क्यों नहीं रहेगा? क्या शक लगता है इसमें आपको? जो है नीतीश कुमार जी 17 वर्षों से मुख्यमंत्री थे, सारे के सारे जगह रिक्त पड़े हुए थे, आज तो सब खाली हो गया, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन नियुक्ति हो रही थी क्या? सच क्या था? सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां जो है सरकारीकरण का दुश्मन है, निजीकरण का समर्थक है, जो है पूंजीपतियों के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, वो चाहते ही नहीं थे कि सरकारी संस्था रहे, जो है। जैसे और चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन रहने के बाद भी सरकारी क्षेत्र में यह काम नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया गया, जो है। लेकिन जब उससे ये अलग है, तेजस्वी ने जो वादा किया था अपना घोषणा पत्र में कि अगर हमारी सरकार में 10 लाख लोगों को हम काम देंगे, जो है, तो नीतीश कुमार की जो कमजोर लोग थे, 43-45 एमएलए वाले जो है लोग थे, और 74-75 की संख्या में रहने वाले लोग उसके साथ थे, जो है। भाई उसके समर्थन की सरकार हो सकती थी कि महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी। अगर कहते हैं तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नाम है, लेकिन सच्चाई क्या है? सरकार तो एनडीए की है। उसी तरह से उस समय 17 महीने की सरकार जो थी, वह सरकार महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार नहीं थी। और महागठबंधन के कहने पर हुए काम होते थे, और महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक जो है राष्ट्रीय जनता दल था, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे। इसलिए अगर वह कहता है कि हमने काम किया तो सच्चाई है। इसलिए नीतीश कुमार झूठ को ऐसे क्यों भगा रहे थे, हमने ये किया, आप क्या कीजिएगा? आपको इतना चलना था। जैसे कल ही एक पत्रकार अपना ट्विटर पर लिखे थे कि मनीष कश्यप जिस समय जेल गए थे तमिलनाडु के मामले में, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव की सरकार ने ही उनको जेल भेजने का काम किया। तो आज जिस तरह वह बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब तो यह भी लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़कर जो सरकार चला रहे वो या तो तेजस्वी जी उस समय चला रहे थे, या इस समय बीजेपी चला रहे हैं। तो क्या लग रहा है मनीष कश्यप का फैक्टर इधर रहे? क्या रहे मनीष कश्यप को किया कौन सा बात हुआ काम है? मनीष कश्यप कहीं दंगा करा दे, किसी की हत्या करवा दे, किसी को मरवा दे, झूठ मूठ करके, जो है उसको सही काम कहा जा सकता है क्या? तमिलनाडु जहां कभी इतिहास नहीं है दंगा का, बिहारियों के साथ उस तरह के, बिहारियों के साथ कितना अच्छा व्यवहार होता है उसका, जो है पुलिस प्रधान यहाँ के जो बिहार के ही रहने वाले वहां थे, जब यह मामला आया उसका तुरंत इसकी जांच करवाया, जो है बैठाया, उसका अपना पुलिस भेज दिया यहाँ, जो है कोई रस्ते पे ले गया, कहीं को कोर्ट का ही ये देता था छूट, जो है। इसलिए कि मनीष कश्यप ये झूठ मूठ का नाटक किया था, वो दंगाई है ही। तो दंगाई चाहे भाजपा में जाए नहीं जाए, वो तो था ही, वहां उसे जाने से क्या असर पड़ेगा? उसके जाने के कोई असर की बात नहीं समझता हूँ, ऐसे लोग तो रहते ही वहीं पर। और मुंगेर लोकसभा में क्या देखने को मिलेगा, क्या लग रहा है? 2 प्रत्याशी के बीच टक्कर है, बाकी कई प्रत्याशी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो टक्कर है देखकर क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष को कांटे का होगा, और अंततः मुझे ऐसा लगता है कि पल्ला जो है महागठबंधन का भाई है। दावा जो ठोक रहे कि पिछले चुनाव में एक ही सीट जीता था, जो भी 40 में, जो है, लेकिन इस बार जो है उल्टी गंगा बहेगी, जो है। पिछली बार जो चुनाव हुई थी उसमें कांग्रेस से अनंत सिंह की पत्नी उम्मीदवार, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो पिछली बार के का आंकड़ा था 2.25 लाख के लगभग थे, वो उनकी हार हुई कांग्रेस की, तो इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले बार का आंकड़ा और इस बार का आंकड़ा लोग उठा रहे हैं। देखो, पिछले बार के चुनाव का वोट अलग है, इस बार के चुनाव का वोट से सब कुछ संबंध है। कोई संबंध इसलिए नहीं है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो पुलवामा की घटना थी, जहां देश का सवाल जुड़ा हुआ था। लोगों ने किसी व्यक्ति को वोट नहीं दिया, देश के नाम पर वोट दिया था। याद करो, जो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो हत्या के बाद जब चुनाव हुआ था, तो जिस तरह से 410 एमपी जीत कर आया था कांग्रेस का, जो है इतनी शानदार, पंडित नेहरू भी जीते थे कभी? क्या वैसा हुआ था?
जिसने कि हमारा देश राष्ट्रवाद की बात की। लेकिन अब यह प्रमाणित हो गया कि सब ढकोसला है, कि सब नाटक करता है। अब इस सब कहीं कोई बात नहीं है। चुनाव फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, यह दूसरा चरण का चुनाव हो रहा है और फर्स्ट फेज के चुनाव में बहुत कम मतदान हुआ। मतदान में भारी कमी आई है। मोदी जी तिलमिलाए हुए हैं, गुस्सा से कांप रहे, उनको हार का डर सता रहा है। कोई समझ लेती गोदी मीडिया को मैनेज करके सब प्रचार करके जो झूठा करके हम काम चला लेंगे, जो काम चल जाएगा जो है, इससे कुछ नहीं। उनको रिपोर्ट आ रहा है कि हार रहे हैं, अब जीत नहीं रहे हैं। और आज भी हम देख रहे थे टीवी पर, एनडीटीवी पर जो है वो जो बता रहे थे वहां पर जो है कि आज भी जो है रिपोर्ट अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जनता में चुनाव के प्रति कोई उत्साह नहीं है, आकर्षण है तब में। लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है लोकसभा का चुनाव जो है, लेकिन इस तरह बिहार में जो प्रतिशत है सबसे कम था पूरे देश के मुकाबले। बिहार में लगभग 45% की मतदान हुआ है। तो ये क्या लग रहा है कि बिहार में क्या रीजन है जो कि इतना कम मतदान? नहीं, बिहार क्या तमाम जगह उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गया, राजस्थान में बहुत कम हो गया, सब जगह कम हो रहा है। लगभग पश्चिम बंगाल में 77% का। पश्चिम बंगाल तो फिर वोट होता है, आज से उसकी स्थितियां। लेकिन बिहार का क्या रीजन रहा कि इतना कम मतदान? उत्साह नहीं रहना, चुनाव के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। अगर हमको किसी चीज की चाहत होगी उसको हम करना चाहें कि नहीं करना चाहेंगे? उसको हम ऐसे बहुत संकट के बाद भी, बहुत गर्मी के बाद भी, बहुत तरह की परेशानी के बाद भी, बहुत दूर रहने के बाद भी हम वोट करने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन आज अगर लोगों के अंदर उत्साह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपकी सरकार के प्रति, आपके काम के प्रति लोगों का आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, आपसे नफरत करना है। असल उनके नफरत के चलते यहाँ तो लोग तो महागठबंधन को भी जाकर मतदान कर सकते हैं या अन्य जो विकल्प होते हैं उनको भी कर सकते थे, सही बात है। लेकिन नहीं लगा, उसको लगा कि मतलब इसी तरह से ये होते रहेगा। महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार और राजद की प्रत्याशी जो कुमारी अनीता है, उनके पति जो है अशोक महतो, वह भी प्रचार में दौरा कर रहे हैं। लेकिन उनके बारे में विभिन्न बातें कही जाती है कि लगभग उनका जो गृह क्षेत्र है वहाँ के 100 गाँव से प्रभावित था और भी नरसंहार के या जेल में कांड के आरोपी मुख्य अभियुक्त वह बताए जाते हैं। तो क्या लग रहा है राजद ऐसे ही उम्मीदवार चुन करके क्षेत्र में उठाती है? मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी उम्मीदवार का अगर जीवनी का लेखा जोखा करें तो उसके लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आपका घर बाहर है ना, बाहर के नदमा गांव के जो है रहने वाले रणजीत कुमार सिंह जो है, जो विधायक थे, जेल के अंदर बंद है। क्यों बंद है? क्या आपको लगता है कि जिस मामले में जेल में बंद है, दूर दूर तक उस घटना सुसाधन का कोई संबंध है? वहां पर ग्रेनेड और राइफल रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता, असंभव है। यह किसने करवाया? जो समय के सत्ता पक्ष के इशारे पर यहाँ के एसपी के द्वारा ये नाटक किया गया, जो पूरी तरह से झूठी बात है। अनंत कुमार सिंह कहीं सबसे दोषी नहीं है, जेल में है जो। तो अगर वह दोषी तो यही किया जाता है, ये करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग नहीं, ये सब है। अरे हम खुद नहीं करे गलत कर बात है, तो बात तो उतना ही ना हो गया। एक बात। दूसरी बात, वोट जो करते हैं हम लोग तो अपनी विचारधारा को करते हैं, अपने सिद्धांत को करते हैं, अपने आइडियोलॉजी को करते हैं, देश को सामने रख करके वोट करते हैं, विकास की बात को रख करके वोट करते हैं। हम हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आम नौजवान आज पीड़ित है बेरोजगारी से। बेरोजगारी के सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। सीएसपीएस का सर्वे आया था ना, उसमें स्पष्ट किया था कि 27% यहाँ लोग जो है मतदान करना चाहते हैं बेरोजगारी पर जो है। उसके बाद 23% महंगाई पर करना चाहते हैं। हिंदुत्व पर उन्होंने 2% उन्होंने वोट दिया। तो ये जो है मोदी जी के घोषणा पत्र में या कहीं देखो
उसके नेता में कहीं बेरोजगारी की कोई चर्चा है, महंगाई की कोई चर्चा है? जनता की समस्या से उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो जनता उसको वोट क्यों देना चाहेगी? क्या कसर रहेगा? हमारी समस्या के निदान के लिए कोई सोचता ही नहीं, करता ही नहीं है। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या वही है। नहीं, हमारा जो सवाल था वो उस उद्देश्य से पूछने का मतलब था, हम इस कारण से कि जैसे साफ छवि के कहे जाते हैं, वो हमेशा अपने बयान में कहते हैं कि कहने के लिए साफ सुथरी छवि के, हम अपने कहने किसी कहने से कोई साफ सुथरी छवि हो जाता है। कैसी छवि रही है तो हम यहाँ के लोग जानते हैं पहले से। ये तो आज के आदमी तो है नहीं, आदमी बहुत पहले से जीते रहे हैं, विकास हारे भी हैं, जीते भी हैं। विकास को क्या किए हैं, और पैसा खर्च तो कहीं कहीं होगा ही है, सब लोग का ही खेल होता है। दिखाई क्या पड़ता है? क्या यहाँ पर बना? मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, कहीं कोई इंडस्ट्री बन गया, क्या बन गया, क्या हो गया, क्या विकास हुआ? इंडस्ट्री की बात की जाए तो मोकामा में कई फैक्ट्रियां बंद है, जमालपुर रेल कारखाना बंद हो गया। क्या खोल दो उसको? क्या सरकार तो इन लोगों की है, तो सरकारी लोगों की क्या लागू? क्या टाली योजना हमारा लागू हो गया? क्या 2 फसलों की गारंटी हो गई? टाल योजना पे भी उन्होंने कार्य शुरू करवाया। कार्य बहुत हुआ क्या? जनसंवाद जो उन्होंने मराठी में किया तो सवाल उनसे किया गया था, उसके बाद उन्होंने कहने के लिए बहुत कुछ कहने हो क्या रहा है। हम टाल क्षेत्र के वासी हैं, वहां रहने वाले, वो फसला की गारंटी नहीं है। आज भी किसान रोता है। तो पानी जमा, किसानों की स्थिति हमारे देश में सबसे खराब वाली स्थिति है। एक फसल सही से नहीं हो। किसान के बारे में आया है कि किसान किसानी से जो है एक दिन में 27 रुपया कमाता है। 27 रुपया पेट भर जाएगा? धरती की छाती को चीर करके पैदा करता है किसान जो है, अन्न जो है, और किसान खुद ही भूखा है। सबसे खराब स्थिति किसानों की है। अगर किसानों के लिए कुछ किए हुए ही रहते तो किसान तो चकाचक रहता है, किसान तो बिल्कुल मस्त रहते जो है। तो क्या है वो मस्त? ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हो, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम जानते हैं किसानों की क्या स्थिति है, कितना हरास हुआ उसकी स्थिति में। तो किसान हंस कहाँ रहा है? किसान लोग खुश नहीं है। किसान को तो ये मार देते हैं। किसान जब मांगने के लिए गया एमएसपी, वहां जो है 3 काला कानून वापस लाने की बात, 750 किसान की हत्या हो गई है, मर जाना पड़ा बेचारा पर कील भी। आज अगर आंदोलन करते हैं, ये लोकतंत्र है क्या मजाक है? अगर किसान अपनी मांग को रखने के लिए जाते हैं तो सड़क पर जो है कील बिछा दिया जाता है, पार नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। जैसा लगता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर पर है, जो है पाकिस्तानी सैनिक आ रहा है। जो क्या स्थिति है? सच्चाई है यहाँ कोई तबका खुश नहीं है, सारे के सारे लोग परेशान हैं। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, सब के सब रो रहे हैं, सब के सब लोग परेशान हैं, कहीं खुशी नहीं है। हम आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि 70 साल में जो काम कांग्रेस की सरकार की वो नहीं कर पाई, लेकिन हमने उसको ये 10 सालों में कर दिखाया। क्या लग रहा है? हाँ, वो जो बोलते हैं, हम यही कहें कि 70 साल में जो उसने विकास किया, उस सारे विकास को इसने बर्बाद कर दिया। एक एक चीज को देश को ही बेच रहा है। रेल, हवाई अड्डा, सब के सब बिक रहा है। कितने कल कारखाने गए, और 4 वर्षों में 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने की योजना है भारत सरकार की, यह भी जान लो। तो इसका मतलब यह भी कह सकते हैं कि जितने भी पूंजीपति हैं उनको बढ़ावा, जितना भी काम हो रहा है सब बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लिए। यह सरकार जो है सही मायने में बड़े बड़े कारपोरेट घराने की सरकार है। अब अपने देश की कल्पना करो कि आर्थिक विषमता इस तरह की है दुनिया में कहीं। हमारे देश में 1% जो धनी मानी लोग हैं उसके पास वो 40% संपत्ति जो उसके पास में जमा, 40% हिस्सा जो उसी ने जमा कर लिया है। चंद 2%। ये कहते हैं हमारा देश बड़ा खुशहाल है। क्या खुशहाली है? हाल में आया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको कहा जाता है विश्व भूख सूचकांक, है ना, उसमें 1 से 25 देशों की जो सूची है उसमें हमारे देश का स्थान 1 से गिरा था।
मतलब हमारा जितना पड़ोसी देश है वो भी सबके सब हमसे खुशहाल है। सबसे गरीब हम हैं। हैप्पीनेस लिस्ट आया सूची, उसमें भी हमारे देश का 36वां है। अब वो पीछे हमारा सब पड़ोसी हमसे ज्यादा खुशहाल है। ये तो झूठ पूरा गोदी मीडिया से झूठ का प्रचार कराया जाता है। इसको सच्चाई क्या है? कहा जाता है हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, या हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे बहुत किस मामले में आगे? तेजी से हम विकास कर रहे हैं। किस मामले में आगे? किस मामले में? और उसकी आबादी बहुत कम है, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश हो गया। लेकिन हालत क्या है? संपत्ति मुट्ठी भर लोगों में जाकर सिमट गया। पढ़ो राजनीति शास्त्र में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट है, राज्य का नीति निर्देशक, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश की सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करेगी कि संपत्ति का कहीं संकेंद्रण नहीं, किसी खास के पास में संपत्ति जमा नहीं हो जाए। लेकिन यह सरकार जो काम कर रही है उसके लिए काम कर रही है। हमको बताओ, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाता है, संपत्ति जिसके पास उससे टैक्स लिया नहीं जाएगा, और जिसके पास सब कुछ नहीं है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। क्या होगा? और जिसके पास पैसा है उसी वही देगा जो पैसा है। बिल्कुल, टैक्स तो कॉर्पोरेट टैक्स तो कम किया जाता है ना। 15 लाख करोड़ रुपया, 15 लाख करोड़ रुपया कोई मामूली पैसा नहीं होता है। पता बट्टे खाते में चला गया। बट्टे खाते का मतलब समझते हो? बट्टे खाते का मतलब होता है कि पैसा डूब गया। हम लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल नहीं जमा हुआ, उसको बट्टे खाते में डाल दिया कि पैसा डूब गया। इनडायरेक्ट में कहो चाहे उसको माफ कर दिया गया, दे दिया गया बड़े बड़े पूंजीपति को, इसमें कोई अतिशक्ति नहीं। किसान के ऊपर कोई बकाया हो जेल में बंद कर दो। कांग्रेस के समय में किसान की जो लोन मिला था, कांग्रेस के समय में क्या हुआ? कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया तो उसको सरकार से बाहर कर दिया। आप सब लोग उम्मीद कर नहीं, किसान की जो कर्ज थी वो इंदिरा गांधी के सरकार में भी माफ हुआ था, लेकिन इस जो अभी तक बीजेपी का सरकार रहा इसमें तो अभी तक माफ कुछ नहीं किया। तो क्या कौन सा काम इसका है जिसके बारे में कहा जाए किसने काम किया? क्या काम किया वो? बेचारा बूढ़ा सब जो है सकड़ा रो रहा है। जो क्या कोरोना कब खत्म हो गया? और ये जो मिलता था कंसेशन रेलवे में जो मिल रहा है, भी नहीं मिलता है। जहाँ तक नौकरी की बात की जाए, 40 रुपया में चल जाते टिकट लगता है जो है, उस समय लगता था 25 रुपया, बाकी मिल जाता था माने सीनियर सिटीजन के नाम पर, वरीय नागरिक के नाम पर मिलता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बता दो? कोरोना के बाद लगता है दुश्मन लगता है ये बूढ़े सब है। ये बेचारा जो है ना बूढ़ा बूढ़ी, उसको तो ये मार देने वाला आदमी है। सिम या पेंशन ही उन्होंने। मुंगेर लोकसभा के जितने भी मतदाता है हमारे चैनल के माध्यम से जिन तक की आवाज पहुंच सकती है, तो उनसे क्या अपील होगा मतदाताओं? हमारी अपील है कि देश की जो मूलभूत समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए आप अपना बहुमूल्य मत जो है महागठबंधन के प्रत्याशी को दें और देकर उसे भी दें। धन्यवाद।